एक ब्रेकिंग न्यूज जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे कि अमेरिकी सेना फिलहाल ईरान की व्यापक प्रतिक्रिया या मत पूर्व यहाँ पे में युद्ध की संभावना के लिए पर्याप्त यानी मुनासिब रूप से तैयार नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है। ये राशिद रिजवी साहब, जिस तरह की घेराबंदी शुरू की गई थी, जितना हुआ खड़ा किया गया था, आज तो खामनाई साहब के बयान ने उसकी हवा निकाल दी। कहा ये तो ये कहते ही रहते हैं, ये ऑप्शंस में शामिल होता है, या तो बात कर लो, जंग के लिए तैयार रहो, और हम बेड़ा लेकर के आ गए हैं, और ये सब करते रहते हैं। हम उससे डरने वाले नहीं है, लेकिन हाँ, हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन तो बदलती दिखाई दे रही है। ओमान से भी वो लेकर के भाग रहे हैं अपना बेड़ा, और ईरान उधर, चीन और रूस वो बेड़े मश के लिए आ रहे। तो ये तो बड़ा अजीब और गरीब सिचुएशन। और अब तो नितिन याहू दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। नितिन याहू कहाँ छिपे हुए हैं, उनकी भी कोई खबर है? हाँ, वो गजा में जरूर एक्टिव है और वहां पे जंगबंदी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये देखिए मुमताज भाई, अमेरिका ने 3 शर्तें रखी थी ईरान के सामने। एक, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। दूसरा, मिसाइल प्रोडक्शन बंद करो। तीसरा, रेजिस्टेंट लोगों को सपोर्ट बंद करो। ये 3 चीज बंद कर दो आप, ठीक? तो अब आप बताइए कि आज अमेरिका ईरान से बात कर रहा है, क्यों? वो ईरान से आज बात करने को मजबूर इसलिए है कि ईरान का पावर, मिसाइल पावर बहुत स्ट्रांग है। वरना अगर ईरान के पास मिसाइल पावर नहीं होता तो जो उसने वेनेजुएला में किया ईरान में कर देता, उसको आसान था। लेकिन उसने वो हरकत नहीं की ईरान के साथ। क्यों नहीं की? क्योंकि ईरान का मिसाइल पावर स्ट्रांग है। वो जानता है कि हमने अगर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा तो हम घायल हो ना हो, लेकिन हमारे लोग घायल हो जाएंगे। अमेरिका को पता है कि अगर हमने हमला किया तो फिर उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और ये दुनिया जानती है कि बिना अमेरिका के इजराइल कुछ नहीं है। ये दुनिया जानती है कि इजराइल को गुंडागर्दी और जेनोसाइड करने की पूरी छूट अमेरिका ने दी है। तो ये जानता है अमेरिका। लेकिन इजराइल के अंदर क्या है, जो नेतन्याहू का शैतानी दिमाग है, वो ये कहता है कि किसी तरीके से अमेरिका को ईरान से भिड़ाओ। जब ईरान अमेरिका से भिड़ेगा और अमेरिका वहां पर स्टैंड नहीं कर पाएगा तो मजबूरी ये हो जाएगी कि यूरोपीय नेशन के जितने भी देश हैं उन सबको कूदना पड़ेगा। जैसे वो लोग यूक्रेन के साथ कूदे हैं। यूक्रेन के को सपोर्ट किसने किसने नहीं किया, आप बताइए? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, इटली, ये सब लोगों ने हथियार दिया रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये हर तरीके से कुदाना चाहता है कि किसी तरीके से हम कुदा दें। और अमेरिकन आर्मी अभी नेतन्याहू को बार बार यही बिलीव देती है कि हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई खत्म करना हमारे हाथ में नहीं होगा। ईरान की अभी क्या गहराई है, ईरान की क्या डेप्थ है, ये अभी हमको नहीं पता। तो बिना उसकी गहराई को जाने अगर हम उस पर हमला करेंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। और अभी हमारे चाइना से, रशिया से भी हमारे अच्छे संबंध नहीं है कि हम उनसे बातचीत करके, कोई लाजनिंग करके उनको कंट्रोल करें। हम ना तो चाइना को रोक सकते हैं, ना रशिया को रोक सकते हैं कि वो ईरान का सपोर्ट ना करें। और ईरान का सपोर्ट करना चाइना और रशिया की मजबूरी है। अब आप सोचिए कि रशिया की आर्मी
और यूक्रेन की आर्मी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आज यूक्रेन लड़ इसलिए रहा है कि उसको पूरा यूरोप हथियार सप्लाई कर रहा है। अगर हथियार नहीं होते, मिसाइल नहीं होती, ड्रोन नहीं होते, तो अब तक यूक्रेन पूरा सरेंडर हो चुका होता। तो अगर यूरोप इनको हथियार सप्लाई कर सकता है यूक्रेन को, तो क्या चाइना और रशिया ईरान को नहीं कर सकते? किस चीज से डर रहा है अमेरिका कि हमको ये देखना है कि बातचीत से मैटर हल हो जाए, हम इज्जत से वापस चले जाएं। वो एक कॉर्नर ढूंढ रहा है इज्जत से वापस जाने का। उसका तेल का काम हो गया, 2026 का उसका काम हो गया। वेनेजुएला से वो इतना तेल निकाल लेगा कि अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर लेगा। अब वो साल 2 साल के बाद कोई नया प्रोपेगेंडा निकालने की कोशिश करेगा। ईरान तैयार इसलिए बैठा है कि तुम रोज धमकी देते हो, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आओ करो भाई, एक बात तुम कर ही लो। साहब, राशिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं इसमें एक और बेनिफिट है। एक बड़े एक्सपर्ट ने हमसे बताया, मैं एक न्यूज चैनल पे था तो उन्होंने कहा कि वॉर के खौफ से जो कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है उसका भी बेनिफिट अमेरिका ने लिया है। क्योंकि जो जो $60 फी बैरल था, प्रति बैरल, वो 70 हो गया। तो $10 जो बढ़ा है प्रति बैरल, अब इससे आप जोड़िए कितना हो गया। तो उसका भी अमेरिका ने फायदा उठाया। तो ये जंग का खौफ दिखा के, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, बड़ी खबर। आज रेजिस्टेंस फोर्स ने खान यूनुस में इजरायली कोलैबोरेटर के एक पूरे के पूरे समूह को एक एम्बुलेंस में उड़ा दिया है। ये बड़ी खबर यहाँ पे आई है। पूरे एम्बुलेंस को उड़ा दिया, दर्जनों मारे गए और दर्जनों घायल। आरोप है कि इजराइल को इंटेलिजेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर यहाँ पे आई है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर अगर देखा जाए। इसके अलावा अभी जब हमने पूछा कि आखिर इजराइल के वजीर आजम कहाँ है, तो मालूम यह हुआ, जयदीप साहब ने इत्तला दिया है कि अभी भी नेतन्याहू अपने मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी और मोसाद हेड के साथ मीटिंग कर रहा है और वो मीटिंग फिलहाल जारी है। तो ये जो खबर आई है, फिरोज बख्श साहब, अगर थोड़ा से अभी हम रुख कर लें, हम ईरान पे फिर आएंगे, फिर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा से हम गाजा की तरफ चलें। तो आज भी जिस तरह से ये हमला किया है रेजिस्टेंस फोर्स ने वहां पे और इजराइल को उड़ाया है, इसका मतलब आज भी वो उसी तरह से डटे हुए अपने मौकिफ पे। यानी इतना कत्लेआम के बावजूद उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हैं। फिरोज बख्श साहब, वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर मुमताज, रेजिस्टेंस फोर्स जो होती है वो कोई फौज नहीं होती, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फौज नहीं होती लेकिन फौज होती है। एक ऐसी फौज होती है जो किसी मुल्क की, की फौज नहीं होती, वो लोगों ने, ठीक है ना, इन्हीं लोगों ने जो है ये काम किया है और बहुत दिन बाद ऐसी खबर आई है। क्योंकि ये जो जुल्म हो रहा है, अब देखिए, न्यूज वाले भी थक गए हैं। कितने लोग ये मार रहे हैं, कितनों को जख्मी कर रहे हैं, कितनों का खाना, दवा पानी रोक रहे हैं। ये लोगों ने खबर देनी छोड़ दी है, लेकिन ये सब बदस्तूर चल रहा है। कुछ दिनों के लिए ईरान नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही फिरोज बख्श साहब के उसमें। राशिद साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पे रिएक्ट करें। कैसे देखते हैं गाजा की सूरत हाल को? 1400 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो गई, लेकिन आज जिस तरह से अटैक किया है, जिस तरह से निशाना बनाया है वहां के रेजिस्टेंस फोर्स ने, कैसे देखते हैं राशिद साहब? देखिए मुमताज भाई, गाजा में
हालात ये हैं कि वो लोग इंतजार कर रहे थे किसी तरीके से हम सेकंड फेज में जाएं। तब तक ये लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे और वो खामोश रहे, जिसके बदले में आईडीएफ उनको धीरे धीरे करके कई मर्तबा अटैक करके मारा लोगों को उसने। और इनको रोकने के लिए टर्की भी था, इनको रोकने के लिए कतर भी था, सऊदी अरब भी कहता था कि आप किसी तरीके का रिएक्ट मत करो, सेफ साइड से निकल जाए। तो अब इतना डर इन लोगों के अंदर था कि हम गाजा के लोगों को बचा तो ले, लेकिन सेफ साइड से, खामोशी से। तो लोग बर्दाश्त करते गए, लेकिन एक इंतहा हो गई। कल वाले हमले में 35-36 लोग मर गए, जो अब तक के सीजफायर के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब कह रहे हैं कि हमने पता किया था ये हमास के आतंकी वहां छुपे हुए थे। गोद में बच्चा मर गया, छोटी बच्ची मर गई, बुढ़े मर गए, सब हमास के आतंकी नजर आ रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, पूरा वेस्टर्न मीडिया इन्हीं के सपोर्ट करता है। अभी आप देखिए, अगर हमास वापस से अटैक कर दे और 200-300 यहूदी मर जाएंगे, तो पूरे यूरोप के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की न्यूज हो जाएगी। हमास, ईरान, हिजबुल्ला, इन सब की बड़ी बड़ी फोटोज आ जाएंगी सबसे बड़े विलेन की। अब यहां पर देखिए कि जिस तरीके से इतने हजारों लोग मारे गए, वहां पर लाखों लोग मारे गए, क्या कोई वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने इसके खिलाफ, जो आपके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, क्या इन लोगों ने अपने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया? नहीं किया। IRGC पे तो आपने लगा दिया पाबंदी, लेकिन आपने IDF नहीं लगाया जिसने लाखों बेगुनाहों को मार दिया। तो मुमताज भाई, चीजों को समझने की जरूरत है, आपको भी, आपके व्यूवर्स को भी, और इस दुनिया में जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उन सबको ये समझने की जरूरत है कि जिन्होंने अपने यहाँ के, अपने मुल्क में आतंक फैलाने वालों को पकड़ा, उनको मारा, वो फोर्स आतंकी हो गई, और जिसने बेगुनाहों को मारा वो आतंकी नहीं हुई। आखिर दोनों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जी मुमताज भाई। ये सही है। और मैं यहाँ पे एक और जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अपडेट किया है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा तमाम व्यूवर से, 400 से ज्यादा हमसे जुड़े हुए थे, 400 450, लेकिन लाइक सिर्फ 102 है। मैं गुजारिश करूंगा कि शेयर भी कर दें और लाइक भी कर ले। बहरहाल यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदला साहब ने कहा है रेजिस्टेंस फोर्स ने जो एम्बुलेंस लगाई है खान यूनुस के अलवन अल शमीम नेबरहुड में लगाई है। बहरहाल ये चीजें हैं, लेकिन फिरोज बख्श साहब, आप जो बात जो हमने आपसे पूछा था, तो कि कैसे फिलहाल जो है वहां के हालात को आप देख रहे हैं, क्या कोई मुस्तकिल हल की कोई गुंजाइश है वहां पे? तो अभी भी वो अपना जिस तरह भी है वो फाइट कर रहे हैं। जी, देखिए डॉक्टर मुमताज, मसला क्या है कि मुस्तकिल हल हमास भी चाहता है और पूरा फलस्तीन चाहता है, ईरान भी चाहता है, मगर अमेरिका और इसराइल मुस्तकिल हल नहीं चाहते। उनकी नीयतें साफ नहीं हैं। उन्होंने बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया पूरे फलस्तीन को, अरब ममालिक को, लेकिन यह है कि उनके दिल अभी नहीं भरे हैं, दिलों में अभी उनके जहर बाकी है, और ये जहर देर सवेर निकल जाएगा। ये जो इनका डंक है ना, ये डंक भी देर सवेर काट दिया जाएगा। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। ठीक है। हम तो ये बात कहेंगे, फजील साहब जैसे अक्सर कहा करते थे, एक पार्ट कहते थे वो, उनका एक फर्स्ट पार्ट ही होता था, एक फैसला कुन जंग होगी, और दूसरा पार्ट हम उसको पूरा कर देते हैं। ये फैसला कुन जंग अगर हुई तो इसमें अमेरिका और इसराइल
इसराइल का मुंह काला होगा, ये हारेंगे, जीत नहीं सकते। अब आप पूछेंगे भाई तुम कौन से कहाँ के वो आ गए सूरमा, कहाँ के तुम फौजी नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसकी वजूहात है कई, ठीक है। वो ये है कि एक तो ये है कि जो एक तो ऐसी चीज होती है जो एक कुदरती इल्हामी होती है। आप 75-80 साल से जुल्म कर रहे हैं, अरब ममालिक पर जुल्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर जुल्म कर रहे हैं, और इसराइल ने सब फलस्तीन पे कब्जा करके अपने सब वहाँ जो है उनका जीना हराम कर दिया है। छोटी सी एक स्ट्रिप थी गाजा वालों के पास, उसमें से भी पीछे नहीं जा रहे हैं। 6-7 लाख लोगों को मार के भी नहीं जा रहे हैं आप पीछे। तो अब यह है कि एक जो है एक ऐसा पॉइंट आता है, उसके लिए खास लफ्ज होता है, ठीक है। वो पॉइंट अब आ गया है अमेरिका और इसराइल का। अमेरिका और इसराइल फंसे हुए हैं। वो जैसे ऊंट के मुंह में छछूंदर है ना, कि ना निगलते बनेगी ना उगलते। अटैक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है अगर अटैक कर दिया तो उनकी क्या हालत होगी। ये वैसी लड़ाई नहीं है जो वियतनाम में हो गई, या आपके इराक में हो गई, या अफगानिस्तान में हो गई। ये ऐसी लड़ाई होगी कि इसमें तहस-नहस होगी। मतलब वेस्ट एशिया या आपका ये यूएई नहीं, पूरी दुनिया तहस-नहस होगी, ठीक है। हम तो कहते हैं नहीं हो ऐसी लड़ाई, लेकिन अगर अमेरिका ने अपने बेवकूफी से, अपने लाउबाली और पन से और उल जलूल किस्म की अपने मेंटेलिटी से, माइंडसेट से कर दी है लड़ाई शुरू, तो ये बहुत बुरा इसका फॉल आउट होगा, ठीक है। तो अमेरिका कहीं न कहीं इस बात को तो समझता है। ट्रम्प साहब दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं। वो भी जानते हैं कि ईरान भरा बैठा है, और ईरान, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ, आज मैं फिर दोहराऊँगा। ये ईरान की जो तैयारी है इस लड़ाई की, ये जून से नहीं है, या जून से पहले से भी नहीं है। ये उसकी तकरीबन 40-45 साल की तैयारी है। क्योंकि ये ईरान को पता था, खास तौर से जब से ये अपने किंग यहाँ से गए हैं, अहमद रजा शाह पहलवी, इसके बाद से अंदाजा उनकी रजीम से खुश नहीं है, और वो उनको खत्म करना चाहता है। तो ये तैयारी जब से चल रही है, और इसका अंदाजा अमेरिका को, इसराइल को, उनके हवारियों को बखूबी है। और जिस दिन ये लड़ाई शुरू हो गई, मैं तो अल्लाह से कहता हूँ शुरू ना हो, लेकिन अगर ये शुरू हो गई तो अमेरिका इसमें हार जाएगा, ठीक है। अमेरिका इसमें जीत नहीं सकता। ठीक उसी तरह से फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बात कहूंगा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर चीन और इंडिया में लड़ाई हुई तो चीन नहीं जीत सकता हिंदुस्तान से, क्योंकि चीन को पहले तो जंगों का कोई तजर्बा नहीं है सिवाय 1962 के। हिंदुस्तान को 5 जंगों का जो है कारगिल समेत अच्छा खासा तजर्बा है, और हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। उसी तरह से ईरान भी किसी से कम नहीं है। तो अब ये है कि अब ये लड़ाई में मेरा मेरा अंदाजा, एक नामाकूल सा अंदाजा ये है, अगर ये लड़ाई होनी होती तो ये लड़ाई या तो 12 जून के बाद कंटिन्यू कर जाती। चलो ठीक है, नहीं हुई, और नहीं तो ये लड़ाई उस वक्त होती जब अमेरिका और मोसाद ने मिलके ईरान के अंदर आग लगाई, ठीक है। वहाँ आईआरजीसी को मार के ये कहा कि आम शहरियों को मारा जा रहा है, उन डॉलर्स दिए गए दंगाइयों को, ठीक है। ये सब किया। वो बेहतरीन वक्त था, एक बहाना था अमेरिका के पास, इसराइल के पास। अब ये देखिए, अब क्या कह रहे हैं, सुनिए मजे की बात, ये देखिए क्या कहा ट्रम्प ने। अरे भाई वो 800 लोगों को फांसी पे लटकाना है। भाई 800 लोग क्या मतलब है फांसी पे लटकाने का, ठीक है। ईरान ने कह दिया हम नहीं लटकाएंगे, तो भाई आप खामोश हो जाइए। तो उनके अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एक्सेस ऑफ इवल लगा के हम ईरान पे अटैक करें। एक्सेस ऑफ इवल चलिए मिल जाए, कोई भी मिल सकती है, ठीक है। वो कह देंगे जी अपना ये एटॉमिक पावर का काम नहीं रोक रहे हैं, अपने मिसाइल बनाने नहीं रोक रहे हैं, ये कोई भी एक्सेस ऑफ इवल बना देंगे, ठीक है।
लेकिन अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको पता है कि अब जो ये लड़ाई होगी, पिछली लड़ाई में क्या हुआ, इन्होंने 6-7 लाख लोग मार दिए फ़लस्तीन में, गाज़ा में, मार दिए, ठीक है? और जो लड़ाई वहाँ हुई, ईरान पहले ईरान के ऊपर अटैक करके उसके फौजियों को धोखे से मारा। ये काम तो सलमानी साहब के टाइम से कर रहे हैं, और इन्होंने पेजेश्कियान साहब से पहले जो सदर थे, मुझे तो पूरा यकीन है वो भी जो है इन्होंने कुछ ना कुछ करके मोसाद ने, अमेरिका ने मिलके उनकी जान ली। लेकिन अब ईरान होशियार हो गया, और जब ईरान के अंदर से ड्रोन मारे जा रहे थे, ईरान के अंदर से ही इस्माइल हानिया को जो है मारा गया, ठीक है? तो अब ईरान बड़ा भुक्तभोगी हो चुका है, और ईरान बहुत आसानी से कब्जे में आने वाला नहीं है। तो इस चीज का अंदाजा इसराइल को भी है। अभी आप कह रहे थे नेतन्याहू साहब कहाँ हैं? नेतन्याहू साहब की कोई खबर नहीं मिल रही। नेतन्याहू साहब अभी दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि जो उनका आका है अमेरिका, वो क्या करने वाला है। हालांकि अमेरिका बताएगा उनको, ठीक है? ये अमेरिका को उकसाते रहते हैं, ठीक है? लेकिन इसराइल में अभी बड़ी दहशत है, बहुत ही ज्यादा। वहां पर जो है इसराइल के अंदर लोग डरे हुए हैं। ये आम शहरी जो हैं, हम आम इसराइली शहरियों के खिलाफ हरगिज नहीं हैं। हम आईडीएफ के खिलाफ हैं, हम नेतन्याहू के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं। लेकिन अगर ये जंग छिड़ गई, शुरू हो गई, तो ये इसका इसका कोई अंदाजा नहीं है कहाँ तक जाएगी। और सुप्रीम कमांडर ने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कमांडर तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरे इलाके में ये जंग होगी। मैं सुप्रीम कमांडर की बात को आगे बढ़ाता हूँ, और मैं उन्हीं की लाइन में बताता हूँ कि सुप्रीम कमांडर साहब, ये सिर्फ वेस्ट एशिया, ये यूएई कह रहा हूँ, उसमें मिडल ईस्ट में नहीं होगी। ये लड़ाई जो है पूरी दुनिया में फैलेगी, ठीक है? तो ये एक उनका एक प्रोफेटिक कमेंट है, जिसको अमेरिका समझ चुका है, और कोई फालतू की बात नहीं करते हैं। ही इज नॉट ट्रम्प, ठीक है? बहुत मतलब ये समझिए कि तोल मोल के बोलते हैं, और कायदे की बात करते हैं, इल्हामी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो अल्लाह मियाँ की तरफ से उनके पास आती है, वो अपने लोगों को बताते हैं। तो जब एक ऐसा शख्स जो है, जो वहां का राजा होगा, ठीक है, ऐसा शख्स के जिसकी एक उंगली के इशारे पर लोग ज़ारो कतार रोने लगें, उनके जज्बात जुड़े हुए हों, ऐसे मुल्क को अमेरिका क्या पूरी दुनिया भी एक हो जाए तो नहीं हरा सकती। जी डॉक्टर मुमताज। सही बात है। और जो यहाँ पे आप देखिए, अभी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जो खबरें दी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अभी देख रहा था फेसबुक में, जो रिजवान हैदर साहब हैं, उन्होंने ये शेयर किया है और कहा है कि ये तो उल्टा दांव हो गया। ये देखिए, ईरान के हिमायत में अमेरिका में लोग निकले हुए हैं, और इस तरह से आप देखिए कि वहां किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा है। जो रिजवान साहब हैं, और उन्होंने लिखा है कि मिनेसोटा में ईरान के झंडे लहराते दिखे प्रदर्शनकारी आयतुल्ला खामनाई से मदद की मांग कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प चाचा का दांव उल्टा हो गया। तो ये राशिद साहब, ये जिस तरह से ईरान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, ईरान जो है वो सुरखरू हो रहा है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो अपने आप में एक बिल्कुल अलग चीज हो गई। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब लिखा है कि यूरोपीय यूनियन ने आईआरजीसी को दहशतगर्द करार दिया था, तो अब ईरान ने भी उनकी फोर्सेस को भी दहशतगर्द करार दे दिया है। तो जाहिर सी बात है ये तो चलेगा, लेकिन ये इससे कुछ हासिल न तो यूरोपीय यूनियन को होगा और न इधर। लेकिन बहरहाल ये एक टेंशन वाली बात है। यहाँ पे हसन रिजवी साहब लिखा है, अमेरिका देख रहा है कि जंग करके कोई फायदा होने वाला नहीं सिवाय रुसवाई के, इसलिए वो धमकी से काम निकालना चाहता है। ईरान होने नहीं देगा, वो होने नहीं देगा। यहाँ पे यूएस दूत माइक हगबी
ट्रम्प ने अभी तक ईरान पर हमले का फैसला नहीं लिया है, ये उनका कहना है। इसके अलावा यहाँ पे यार जमीर उनका ये है कि यूएस की ईरान पर स्ट्राइक 2 हफ्ते या 2 महीने के टाइम फ्रेम में हो सकती है। तो ये एक नई चीज सामने आई है कि ये टालने की बात है यहाँ। इसके अलावा नेतन्याहू ने 20 साल लेबनान बॉर्डर के पास वाले किरियात शमूना एयरपोर्ट को खोलने का आदेश दिया है। ये किरियात शमूना जो है वो एयरपोर्ट। इसके अलावा अब्बास अरागची ने कहा है कि हमें अपने परमाणु कार्यक्रम पर यूएस के साथ समझौता करने की संभावना पर पूरा भरोसा है। तो ये बातचीत में जो चीजें सामने आ रही हैं ऐसी खबरें। इसके अलावा ईरान ने अरब स्टेट जिसमें कतर भी शामिल है सूचित किया है कि यूएस के रिटेलिएशन में जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमला सिंबॉलिक नहीं होगा बल्कि भरपूर होगा।